वेलकम बैक टू द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। ये हमारा 5th मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और डॉट कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे विद एन एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी। लेकिन उससे पहले क्विक रिव्यू। हमने इससे पहले पढ़ा कि करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं और कई सारी एप्लीकेशंस में हम इसका यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक सर्किट्स। तो एक मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए हमारे पास एक मीडियम है जिसको हम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कोई भी शेप और साइज दे सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज B is equal to mu H, where B is the flux density measured in Tesla. H जो कि कॉज है उसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, दैट इज MMF बाय द मीन लेंथ विच इज ट्रेवर्स्ड बाय द फ्लक्स। mu जो है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये गवर्न करती है कि कितनी आसानी से इसके अंदर फ्लक्स बन सकता है। इट इज मेजर्ड इन हेनरी पर मीटर्स और फ्री स्पेस या वैक्यूम का जो परमिबिलिटी होता है दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट। हमने ये भी देखा कि फ्लक्स को जो ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं विच इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। और फाइनली MMF is given by reluctance multiplied with the flux. So these are important relationships जिनको हम इस मॉड्यूल में भी यूज करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा है इट इज ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच वाज डिस्कवर्ड बाय ऑयस्टेड। ऑयस्टेड डिस्कवर्ड कि a current carrying conductor produces a magnetic field around it. Now Michael Faraday was intrigued by this. He questioned कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, यानी अगर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन गई है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट बन सकता है? सिंपली बिकॉज मैनी नेचुरल फिनोमिना आर रिवर्सिबल इन नेचर। सो आफ्टर मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन Faraday got a breakthrough. He discovered that it is possible, but the condition is that the magnetic field should be changing in nature. So he discovered that a changing magnetic field induces an electric field जिसको हम EMF के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं and that EMF can cause a current to flow through the circuit. So this is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंटेशन से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो सेटअप है उसमें हमारे पास एक वाइंडिंग है विच इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ कॉइल्स। इस वाइंडिंग के दोनों एंड्स से हमने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है सो दैट अ क्लोज्ड सर्किट इज फॉर्म्ड हियर। बल्ब का वोल्टेज मेजर करने के लिए वी हैव अ मीटर which measures the magnitude as well as polarity of this voltage across the bulb, and we have a permanent magnet here जिसके कारण यहां पर एक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। Now this flux is not changing with respect to time, so no EMF will be induced and as a consequence this bulb will not glow. लेकिन if we can cause this flux to change, जिसे हम कहते हैं कि फ्लक्स कट कर रहा है इन कॉइल्स को, तब यहां पर EMF इंड्यूस होगा कुछ इस तरह से। So what we see here is each coil of this winding has flux linked to it, और वो flux stationary नहीं है, it is changing with respect to time, and this changing flux is causing an EMF to be induced across the two terminals of this winding. और उस induced EMF के कारण, क्योंकि ये closed circuit है, a current is flowing which is causing this bulb to glow. इसके अलावा ये भी हम नोटिस कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस बार मैग्नेट वोल्टेज की पोलैरिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहां पर जो हमने वाइंडिंग यूज करी है इट इज वाइडली यूज्ड इन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिसको हम कहते हैं एक इंडक्टर। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, let us have a small discussion on
inductors. So I have an iron core here. इस पे हमने एक बाइंडिंग बनाई है which has n number of turns और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और हमें मालूम है कि इसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें एनर्जी इज स्टोर्ड, सो दिस डिवाइस इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अगर ये फ्लक्स फाई है तो हम ये देखते हैं कि हर कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज फाई, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है दैट इज n टाइम्स फाई। इस टोटल फ्लक्स लिंकेज को मैं साई से शो कर रहा हूं। तो जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वाइंडिंग, और यहां पर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज L, जिसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। So this inductance is the ratio of the total flux linkage to the current which is producing that flux, and that is equal to N phi by I. So an inductor is an energy storage component which stores energy in the magnetic field when a current flows through it. साथ ही mathematically we define inductance as the ratio of the total flux linkage to the current which produces that flux. Inductance is shown with L and it is measured in Henry. Now let us see on what factors this inductance depend. So I have this arrangement here. Total flux linkage psi is n times phi, और हमने inductance को define किया as the ratio of total flux linkage to the current which produces it. हमें मालूम है कि flux can be represented as the product of flux density to the cross sectional area. B is equal to mu into H, जहां पर H magnetizing force है, और magnetizing force is represented as the ratio of MMF to the length of the path followed by the flux. तो अगर phi की ये वाली वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर दें तो this is what we get. We get L as n square, which is square of the number of turns here. Mu is the permeability, so it is dependent on the permeability and cross sectional area A, and it is inversely proportional to the length of this device. So these are the factors on which the inductance depend. हम यहाँ पर देखते हैं कि ये factors मटेरियल से रिलेटेड भी हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी हैं और नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड भी है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि ये कोर हमेशा आयरन का बना हो या किसी मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो। सो व्हाट अबाउट द कोर? सो दिस इज व्हाट वी सॉ, एंड इफ वी रिमूव दिस कोर फ्रॉम हियर तो यहां पर सिर्फ एक वाइंडिंग रह जाती है और इस कोर को हम एयर कोर्ड इंडक्टर कहते हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ म्यू को रिप्लेस करना है म्यू नॉट से, बिकॉज द मीडियम हियर इज एयर. सो दिस एयर कोर्ड इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद दिस स्टैंडर्ड सिंबल, और ये वाला इंडक्टर जो कि आयरन कोड है इट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल, जहां पर ये दो लाइंस जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोर विच इज मेड ऑफ आयरन. So coming back to the standard arrangement for an inductor, जब यहां पर करंट I फ्लो हो रहा है तो एक फ्लक्स बन रहा है इंडक्टर में दैट इज phi. So this current is the cause and this flux phi is the effect. अगर ये करंट कांस्टेंट है तो उसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट. लेकिन अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है दैट इज दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो इसका जो इफेक्ट है फ्लक्स phi दैट विल आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये जो चेंजिंग फ्लक्स है विच इज लिंकिंग ऑल द कॉइल्स, इस चेंजिंग फ्लक्स के कारण इनमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, जो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा. सो एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड हियर, जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा इस इंडक्टर के. नाउ ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों हमें डिटरमाइन करनी है. Magnitude of that induced EMF is given by Faraday's law, which says that the induced EMF will be equal to
द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द टोटल फ्लक्स लिंकेज यानी डी साई बाई डी टी, और क्योंकि साई जो है वो एन फाई के बराबर है, सो दिस विल कम आउट टू बी एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन ये रिलेशनशिप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। तो हमें मालूम है कि ये जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है साई, दैट इज गिवन एज L टाइम्स I. So if we put psi is equal to Li, then we get induced EMF as the first derivative of Li. Practical purposes के लिए, considering this L to be constant, we get the magnitude of induced EMF as L di by dt. This is a very important relationship, which defines the terminal characteristics of an inductor. तो हम हमेशा याद रखें, इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, that is equal to L into first derivative of the current which is flowing through the inductor. इस induced EMF का जो polarity है, that is given by Lenz's law. This Lenz's law is very interesting and extremely important. जब भी EMF induce होगा तो उस EMF के subsequent effects भी होंगे, जैसे कि उस EMF के कारण हो सकता है उस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो, और अगर कोई करंट फ्लो होगा तो वो अपना फ्लक्स फिर से बनाएगा। तो Lenz's law states that this induced EMF will be such that its subsequent effects will oppose the original cause, यानी जो EMF induce होगा वो ओरिजिनल कॉज को हमेशा अपोज करेगा। इंडक्टर के केस में स्पेसिफिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं दो केसेस का एग्जांपल ले रहा हूं। In case 1 I have an inductor with value inductance L और इसके दो टर्मिनल्स है A और B। Same inductor I am taking in case 2 also. Case 1 में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो A से B की तरफ है। केस 2 में भी मैं सेम डायरेक्शन ले रहा हूं। दोनों केसेस में मैंने करंट्स की वैल्यूज भी सेम लिए, दैट इज IT। नाउ केस 1 में जो इस करंट का नेचर है वो ऐसा है कि दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर ये अभी 10 एम्पियर्स है तो कुछ देर बाद ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन केस 2 में जो करंट है इट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर ये 10 एम्पियर्स है तो कुछ देर बाद ये 9 होगा, 8 होगा, 7 एम्पियर्स होगा, एंड सो ऑन। सो हियर आई राइट दैट di by dt is greater than 0 क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। सेकेंड केस में di by dt is less than 0 क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। तो लेंजेस लॉ हमें यह बताता है कि जो EMF इंड्यूस होगा वो ओरिजिनल कॉज को अपोज करेगा। तो फर्स्ट केस में क्योंकि करंट की टेंडेंसी इंक्रीज होने की है तो जो इंड्यूस EMF होगा वो इस तरह का होगा कि A विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड B विल बी एट लोअर पोटेंशियल, क्योंकि तभी ये इस इंक्रीमेंट इन करंट को अपोज करेगा। जबकि केस 2 में करंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तो उस डिक्रीमेंट को अपोज करने के लिए EMF जो इंड्यूस होगा वो इस तरह का होगा कि B विल बी एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि तभी वो इस डिक्रीज होते हुए करंट को सपोर्ट दे पाएगा टू अपोज इट, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी पोलैरिटी कैसी होगी। वी हैव टू रिमेंबर दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट, इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द करंट, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो यहां पर हम जो इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इट इज बेटर नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि यहां पर जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो इसी इंडक्टर के खुद के करंट के कारण हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो वो किसी दूसरे कॉइल के करंट के कारण हो। Which brings us to the concept of mutual inductance. So here I have an iron core. इस आयरन कोर में मैंने दो वाइंडिंग्स बनाई हैं, लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से और राइट साइड में रेड कलर से। इस एक वाइंडिंग को मैंने इंडक्टर 1 कहा, दूसरे को इंडक्टर 2, और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स M1 और M2 है। अब अगर इस इंडक्टर 1 में कोई करंट I1 फ्लो होता है तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। उन
फ्लक्स को मैंने यहां दो कलर से शो किया है, एक ग्रीन और एक रेड। ये ग्रीन वाला फ्लक्स वो पार्ट है जो इंडक्टर 1 और इंडक्टर 2 दोनों को लिंक कर रहा है। ये रेड वाला जो पार्ट है फ्लक्स का, वो सिर्फ इंडक्टर 1 को लिंक कर रहा है, वो इंडक्टर 2 तक नहीं पहुंच रहा। तो इंडक्टर 1 में जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको वी आर कॉलिंग phi1, और इंडक्टर 2 से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू phi1, दैट इज इक्वल टू phi21। 2 हियर रिफर्स टू द इंडक्टर 2 और 1 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये वाला फ्लक्स इंडक्टर 1 के करंट के कारण है। तो अब अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज होता है तो ये जो टोटल फ्लक्स है दैट विल आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंडक्टर 1 में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हमें मालूम है, लेकिन ईएमएफ इंडक्टर 2 में भी इंड्यूस होगा बिकॉज दिस फ्लक्स इज लिंकिंग इंडक्टर 2 आल्सो। So this EMF is being induced in inductor 2 although no current is flowing in it. तो इससे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। When an EMF is induced in a coil due to the current in another coil. So now हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया था एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, टोटल फ्लक्स phi1 है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज इज N1 phi1। डिनोमिनेटर में जिस करंट के कारण ये फ्लक्स बना यानी I1। इसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी डिफाइन करते हैं। तो इस इंडक्टर 2 में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे एज द टोटल फ्लक्स लिंकेज यानी कि phi21 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स यानी N2। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज इज N2 टाइम्स phi21, और ये टोटल फ्लक्स लिंकेज जिस करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ है यानी कॉइल 1 का करंट, सो दैट इज I1। सो दिस रेशियो इज म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर इंडक्टर 2। नेचुरली जब इंडक्टर 2 में कोई करंट फ्लो होगा तो जो फ्लक्स बनेगा वो इंडक्टर 1 को भी लिंक करेगा, और इंडक्टर 2 को तो वो लिंक करेगा ही। इसका मतलब इंडक्टर 2 का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसे हम लिखेंगे N2 मल्टीप्लाइड विद the total flux produced due to I2 यानी phi2 divided by I2। इसी तरह से जब यहां पर करंट I2 फ्लो होगा इंडक्टर 2 में, तो इंडक्टर 1 में भी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसे हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स लिंकेज यानी नंबर ऑफ टर्न्स N1 मल्टीप्लाइड विद जो फ्लक्स इंडक्टर 2 के करंट के कारण बन रहा है और इंडक्टर 1 को लिंक कर रहा है यानी phi12 divided by the current due to which this flux is being produced यानी कि I2। Naturally इंडक्टर 1 का सेल्फ इंडक्टेंस भी है which is N1 phi1 by I1। तो यहां पर मैंने जो दो इंडक्टर्स के म्यूचुअल इंडक्टेंसेस को डिफाइन किया है M1 और M2, प्रैक्टिकली ये दोनों बराबर होते हैं और हम उसको सिर्फ M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस अरेंजमेंट में इन दोनों इंडक्टर्स में हम देखते हैं कि उनके सेल्फ इंडक्टेंसेस भी हैं L1 और L2, और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी है यानी M1 और M2 which are equal to each other and it is equal to M। Now इस तरह के अरेंजमेंट में जो सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है which is very important। So we are finding out the relationship between self and mutual inductances। तो ये मैंने पुराना वाला अरेंजमेंट मैंने फिर से बनाया है, और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो पहला इंडक्टर है उसके लिए जो इंडक्टेंस है दैट इज M1 phi1 by I1। I1 इसका करंट है और phi1 जो टोटल फ्लक्स यहां पर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जब इंडक्टर 2 में कोई करंट I2 फ्लो होता है तो जो फ्लक्स बनेगा टोटल फ्लक्स दैट इज phi2। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन द केस ऑफ इंडक्टर 2 विल बी N2 phi2 by I2। इंडक्टर 1 में जो टोटल फ्लक्स बनेगा उसका कुछ पार्ट जो है वो इंडक्टर 2 तक नहीं पहुंचेगा, उसको लिंक नहीं करेगा। तो जो पार्ट इंडक्टर 2 को लिंक करेगा दैट इज phi21 एंड इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। उसको हमने लिखा है K1 phi1। अगर सारा का सारा फ्लक्स लिंक करेगा तो दिस K1 विल बी इक्वल टू 1, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। सिमिलरली इंडक्टर 2 में I2 करंट के कारण जो टोटल फ्लक्स बनेगा
उसका कुछ पार्ट इंडक्टर 1 तक पहुंचेगा, दैट पार्ट इज phi12 और एंड दैट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स जनरेटेड। तो मैंने उसको लिखा है K2 टाइम्स phi2। अगर सारा का सारा फ्लक्स लिंक कर रहा है इंडक्टर 1 को, तब K2 विल बी इक्वल टू 1। नाउ फॉर इंडक्टर 1 हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे एज द टोटल फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू द करंट I2 इन इंडक्टर 2। तो यहां पर हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स N1 इन इंडक्टर 1। इंडक्टर 1 में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है यानी phi12, और जिस करंट के कारण ये फ्लक्स बना है यानी कि I2। नाउ दिस phi12 इज K2 टाइम्स phi2, वो रिलेशनशिप मैंने यहां लिख दिया। सिमिलरली फॉर इंडक्टर 2 जो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिफाइन करेंगे M, दैट विल बी N2 टाइम्स द फ्लक्स लिंक्ड हियर phi21 ड्यू टू द करंट I1, so it comes in the denominator. Now this phi21 is known to be K1 times phi1. तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हमें म्यूचुअल इंडक्टेंसेस के लिए मिल रहे हैं इंडक्टर 1 और इंडक्टर 2 के, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये रिलेशनशिप मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करें, यानी मैंने यहां पर K1 K2 को अलग कर लिया, N1 phi1 और I1 इस पार्ट को अलग कर लिया, N2 phi2 और I2 इस पार्ट को मैंने अलग कर लिया। सो दिस वैल्यू N1 phi1 by I1 दैट इज इक्वल टू L1 and N2 phi2 by I2 is equal to L2. So M comes out to be the square root of K1 K2 multiplied with the square root of L1 L2. K1 K2 यहां पर कांस्टेंट्स हैं, तो इनके स्क्वायर रूट को मैंने एक दूसरा कांस्टेंट मान लिया K. So mutual inductance M will be K times root of the self inductances L1 and L2. This K is known as the coefficient of coupling, यानी कि ये दोनों इंडक्टर्स कितनी स्ट्रांगली एक दूसरे से कपल्ड हैं। तो अगर K की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि जो ये फ्लक्सेस प्रोड्यूस करते हैं इंडक्टर्स, वो 100% दूसरे इंडक्टर से लिंक करता है। प्रैक्टिकली K इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इस तरह के अरेंजमेंट में अभी तक मैंने इन दोनों इंडक्टर्स को बिल्कुल इस तरह से दिखाया था कि इनके एंड्स ओपन हैं, लेकिन इन दोनों इंडक्टर्स में जो एंड्स है वहां पर हो सकता है कि कोई सर्किट्स, फर्दर सर्किट्स कनेक्टेड हो। सो इंडक्टर 1 के लिए आई हैव सम सर्किट 1 हियर एंड इंडक्टर 2 के लिए आई हैव सम सर्किट 2 हियर। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो सर्किट 1 और सर्किट 2 है ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, यानी इनके बीच में कोई कंडक्टिव पाथ एक्चुअली नहीं है, लेकिन फिर भी सर्किट 1 और सर्किट 2 एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है इंडक्टर 1 के कारण वो इंडक्टर 2 को इफेक्ट कर रहा है, और सिमिलरली इंडक्टर 2 का जो फ्लक्स है वो इंडक्टर 1 को इफेक्ट कर रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली ये दोनों सर्किट्स आपस में एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रिकली दे आर आइसोलेटेड। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड ना हो, जो कि कई बार होगा, तो भी ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक कपलिंग। तो हम ये मानते हैं कि इंडक्टर 1 में अगर कोई करंट I1 फ्लो हो रहा है, इंडक्टर 2 में अगर कोई करंट I2 फ्लो हो रहा है, और ये आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो हमें यहां पर ये देखेंगे कि इंडक्टर 1 में दो तरह के EMFs इंड्यूस होंगे। उन दो तरह की EMFs के मैग्नीट्यूड्स हम लिख सकते हैं। एक हमें पता है रिलेशनशिप L1 di1 by dt, यानी इंडक्टर 1 का सेल्फ इंडक्टेंस L1 और इंडक्टर 1 में जो खुद का करंट है उसका पहला डेरिवेटिव यानी di1 by dt। इंडक्टर 1 जो है वो इंडक्टर 2 से भी इफेक्ट हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, तो जो दूसरा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होगा, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी m मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द करंट ड्यू टू विच इट इज बीइंग इंड्यूस्ड, तो वो करंट है I2। सिमिलरली अगर हम इंडक्टर 2 को देखें तो वहां भी दो तरह की ईएमएफ्स इंड्यूस होंगे, एक सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण,
उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस द ईएमएफ विल बी L2 टाइम्स di2 बाय dt, खुद का इंडक्टेंस और खुद का करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द करंट ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड, यानी कि di1 बाय dt। So this is all about the magnitudes of these induced EMFs. What about their polarities? Let us see. Polarities को explain करने के लिए I am taking two cases here. Of course, I am assuming that we remember the right-hand rule to determine the direction of flux. दोनों cases में मैंने दो आयरन के कोर्स लिए हैं, which are same. पहले कोर में मैंने एक वाइंडिंग बनाई है विच हैज करंट I1, दूसरे केस में भी मैंने सेम वाइंडिंग बनाई है विद द सेम सेंस एंड सेम करंट। केस 1 में मैंने एक दूसरी जो वाइंडिंग बनाई है उसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। केस 2 में जो वाइंडिंग मैंने बनाई है उसमें करंट I2 है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां सेंस ऑफ वाइंडिंग अलग है। केस 1 में ये जो कंडक्टर है ये कोर के ऊपर से जा रहा है और फिर ये वाइंडिंग बन रही है। केस 2 में जो कंडक्टर है वो इस कोर के नीचे की तरफ से आ रहा है और फिर वाइंडिंग बन रही है, यानी सेंस ऑफ वाइंडिंग दोनों केसेस में अपोजिट है। नाउ अगर हम राइट हैंड रूल यूज करके मैग्नेटिक फ्लक्सेस को देखें तो ये जो वाइंडिंग 1 है इसका फ्लक्स इस तरह का होगा जो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। वाइंडिंग 2 में भी अगर हम देखें, अगर करंट इस तरह से है I2 तो जो फ्लक्स होगा वो राइट टू लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये जो दोनों फ्लक्सेस हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि दीज फ्लक्सेस आर एडिटिव। केस 2 में फ्लक्सेस देखते हैं, जो इंडक्टर 1 है उसमें जो वाइंडिंग है और जैसा करंट है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि फ्लक्स राइट टू लेफ्ट बन रहा है, लेकिन जो वाइंडिंग 2 है इंडक्टर 2 है उसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ बन रहा है। तो यहां पर ये जो फ्लक्सेस हैं ये अपोजिट हैं, दे आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। तो इन दोनों केसेस में ऑल्दो सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन एक में फ्लक्सेस एडिटिव हैं दूसरे में सब्ट्रैक्टिव हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंस ऑफ वाइंडिंग जो थी वो हमने चेंज कर दी। अगर हम इनके म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ्स को देखें तो पहले केस में जो इंडक्टर 1 है इसके टर्मिनल्स मैंने अज्यूम कर लिए A और B, और अगर यहां पर A हायर पोटेंशियल है और B लोअर पोटेंशियल है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी M टाइम्स di2 by dt। I2 इज द करंट इन इंडक्टर 2। इंडक्टर 2 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके टर्मिनल्स को मैंने C और D अज्यूम कर लिया, तो C इज एट हायर पोटेंशियल एंड D इज एट लोअर पोटेंशियल एंड दिस ईएमएफ इज M di1 by dt। अभी मैं यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैं नहीं ले रहा हूं। केस 2 में जो इंडक्टर 1 है उसके टर्मिनल्स A और B अज्यूम करें सेम, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऐसा है कि A इज एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट लोअर पोटेंशियल एंड द वैल्यू इज M di2 by dt। लेकिन जो यहां पर इंडक्टर 2 में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मैंने यहां पर टर्मिनल सेम लिए C और D, लेकिन यहां पर D विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड C विल बी एट लोअर पोटेंशियल, द वैल्यू विल बी सेम दैट इज M di1 by dt। तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ सेंस ऑफ वाइंडिंग को चेंज कर देने से इनके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ्स हैं उनकी सेंस भी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। सो केस 1 में जहां पर फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, दे वर एडिटिव, हम कहते हैं कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव। केस 2 में जहां फ्लक्सेस सब्ट्रैक्टिव हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो हम वहां पर कह रहे हैं कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्टेंस का पॉजिटिव या नेगेटिव होना सेंस ऑफ वाइंडिंग पे डिपेंड करेगा, और इस सेंस ऑफ वाइंडिंग को हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डॉट कन्वेंशन की हेल्प से शो करते हैं। तो डॉट कन्वेंशन क्यों? अब
हर बार हम ये सेंस ऑफ वाइंडिंग को शो करने के लिए इतने सुंदर डायग्राम्स तो बनाएंगे नहीं। हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इंडक्टर्स के सिंबल्स। तो केस 1 के लिए मैंने 2 इंडक्टर्स बना दिए, सिंबल्स ए बी टर्मिनल्स और सी डी टर्मिनल्स, एंड आई एम शोइंग द करंट्स I1 एंड I2। सिमिलरली केस 2 में भी मैंने 2 इंडक्टर्स के सिंबल्स बना दिए, ए बी टर्मिनल्स, सी डी टर्मिनल्स एंड करंट्स एज I1 एंड I2। अब इन इंडक्टर्स के सिंबल्स को देख के हमें कभी नहीं समझ में आएगा कि सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसी है और कॉन्सिक्वेंटली म्यूचुअल इंडक्टेंस को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर डॉट्स बनाएंगे और यहां पर भी डॉट्स बनाएंगे। इन डॉट्स को हमें रीड कैसे करना है? केस 1 में पहला इंडक्टर, हमें यहां पर देखना है कि इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डॉट से इंडक्टर की तरफ जा रहा है, और दूसरे इंडक्टर में जो करंट है वो डॉट से इंडक्टर की तरफ जा रहा है। तो दोनों में करंट कैसा है? डॉट टू इंडक्टर सेम है, तो हम कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव है। केस 2 में आते हैं। यहां पहले इंडक्टर में जो करंट है वो डॉट से इंडक्टर की तरफ फ्लो हो रहा है, दूसरे इंडक्टर में जो करंट है वो इंडक्टर से डॉट की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये अपोजिट है, एक में डॉट टू इंडक्टर है, दूसरे में इंडक्टर टू डॉट है। तो हम कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दैट इज नेगेटिव हियर। सो आई एम टेलिंग इट अगेन, अगर दोनों इंडक्टर्स ऐसे हैं कि दोनों में डॉट से इंडक्टर की तरफ करंट है, या फिर दोनों में इंडक्टर से डॉट की तरफ करंट है, तो हम कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव है। अगर दोनों इंडक्टर्स में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, एक में इंडक्टर टू डॉट है और दूसरे में डॉट टू इंडक्टर है, या फिर इसका अपोजिट हो कि एक में डॉट टू इंडक्टर हो दूसरे में इंडक्टर टू डॉट हो, तो हम कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव है। सो दिस इज कॉल्ड डॉट कन्वेंशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सो हियर आई हैव 2 इंडक्टर्स L1 एंड L2 which are in series, which means that जो करंट I L1 से फ्लो हो रहा है वही करंट I L2 से फ्लो हो रहा है। मैंने यहां पर भी 2 केसेस बनाए हैं। फर्स्ट केस में डॉट कन्वेंशन इस तरह से और इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VT, और हमें यहां पर इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है ऑफ दिस सीरीज कनेक्शन। दूसरे केस में भी सेम इंडक्टर्स लिए मैंने L1 L2, करंट इज ऑल्सो सेम, दे आर इन सीरीज, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, लेकिन डॉट्स इस तरह से लगे हुए हैं। यहां भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने VT अज्यूम किया हुआ है, और हमें यहां पर भी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। सो लेट अस राइट KVL इक्वेशंस। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो M है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इंडक्टर 1 में हम देखते हैं कि करंट डॉट से इंडक्टर की तरफ जा रहा है। इंडक्टर 2 में भी जो करंट है वो डॉट से इंडक्टर की तरफ जा रहा है, तो M हमें यहां पर पॉजिटिव लेना है। सो लेट अस राइट द इक्वेशन। आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन दिस लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आई राइट इट एज प्लस VT। फिर हमें इस इंडक्टर की वोल्टेजेस लिखनी है। यहां पर 2 EMFs हमें लिखने हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। तो आई टेक नेगेटिव साइन एंड द वैल्यू ऑफ potential difference will be L di by dt, so that will be L1, the current is I, so di by dt. Again minus sign, the value of potential difference here will be M, and the current in inductor 2, that also happens to be I here because they are in series, so this will be minus sign here, and M is positive, so M di by dt. Then we come to inductor 2. यहां पर भी मुझे 2 वोल्टेजेस लिखने हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो वोल्टेज होगा दैट विल बी L2 di by dt, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो वोल्टेज होगा वो होगा M di by dt। मैंने M को यहां पॉजिटिव साइन के साथ लिया है। सो नाउ वी आर बैक टू द पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था, सो दिस इज इक्वल टू 0। यहां पर अब हम di by dt को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें जो मिलेगा कॉमन टर्म दैट विल बी L1 plus L2 plus 2M। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमें मिल रहा है दैट इज L1 plus L2 plus 2M। सेकेंड केस में आते हैं। सबसे पहले हम यहां चेक करें कि M पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो इंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डॉट से इंडक्टर की तरफ फ्लो हो रहा है,
इंडक्टर 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंडक्टर टू डॉट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये अपोजिट है, तो हम m को यहां पर नेगेटिव लेकर चलेंगे। सो लेट अस राइट द इक्वेशन। मैं यहां पर ये वाला लूप ले रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो लोअर से हायर पोटेंशियल गए, पोटेंशियल डिफरेंस इज Vt, सो आई एम राइटिंग प्लस Vt। अब इंडक्टर L1 के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, EMFs के दो वोल्टेजेस है, सेल्फ और म्यूचुअल। तो सेल्फ के लिए मैंने साइन लिया माइनस, मैग्नीट्यूड होगा L1 di/dt क्योंकि इसका करंट I है। म्यूचुअल के लिए मैंने साइन लिया माइनस, मैग्नीट्यूड होगा m इंटू di/dt, लेकिन क्योंकि हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव है तो m ना लेकर मैंने उसको माइनस m लिया। फिर हम L2 पे आ गए। इंडक्टर 2 में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो EMF होगा दैट विल बी माइनस L2 di/dt। वंस अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो हम वोल्टेज लिखेंगे ये माइनस साइन, m टाइम्स di/dt हमें मालूम है, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव था इसलिए हमने यहां पर लिया माइनस m। वी आर बैक टू दिस पॉइंट, सो दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, di/dt को कॉमन ले लेंगे तो जो टर्म हमें मिलेगा दैट विल बी L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल कम आउट टू बी L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो हम यहाँ देखें कि दोनों केसेस में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफरेंट। सिमिलरली वी टेक एग्जांपल ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू इंडक्टर्स। तो यहाँ पर L1 L2 पैरेलल में लगे हुए हैं और इस तरह के उनके डॉट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। केस 2 में भी L1 L2 पैरेलल में और इस तरह इनके डॉट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने केस 1 के लिए दो लूप्स चुने, एक ये इनर लूप और एक आउटर लूप, और हमने यहाँ पर चेक किया कि m को हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं L1 के लिए करंट इज फ्रॉम द डॉट टू द इंडक्टर, L2 के लिए ऑल्सो द करंट इज फ्रॉम द डॉट टू द इंडक्टर। इसका मतलब m हैज टू बी टेकन टू बी पॉजिटिव। तो लूप 1 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं दैट विल बी प्लस Vt। इस इंडक्टर के लिए दो वोल्टेजेस हमने लिखी सेल्फ और म्यूचुअल दोनों के कारण, सो माइनस L1 di1/dt माइनस m हमें पॉजिटिव साइन के साथ लिया, सो दिस इज m di2/dt इज इक्वल टू 0। लूप 2 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे प्लस Vt। यहां पर भी हमें दो वोल्टेजेस लिखनी है, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण माइनस L2 इंटू di2/dt और म्यूचुअल के कारण माइनस m इंटू di1/dt एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो m मैंने दोनों जगह पर पॉजिटिव लिया है। एक इक्वेशन हमें यहाँ KCL से मिलेगी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इन इक्वेशंस में से हम I1 और I2 को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिलेगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर बाय L1 प्लस L2 माइनस 2m। सेकेंड केस में हम आते हैं, यहां पर भी मैंने दो लूप्स लिए, एक इनर लूप और एक आउटर लूप, और मैंने ये चेक किया कि m को मुझे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। तो इंडक्टर 1 में जो करंट है वो डॉट से इंडक्टर की तरफ है, इंडक्टर 2 में लेकिन जो करंट है वो इंडक्टर से डॉट की तरफ है, तो ये अपोजिट है। इसका मतलब m मुझे नेगेटिव साइन के साथ लेना है। तो लेट अस राइट इक्वेशन फॉर लूप 1, सो दैट विल बी प्लस Vt। इस इंडक्टर के लिए दो वोल्टेजेस, पहला सेल्फ इंडक्टेंस के कारण दैट विल बी माइनस L1 di1/dt और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण दैट विल बी माइनस m टाइम्स di2/dt, लेकिन मुझे m को नेगेटिव साइन के साथ लेना है बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेगेटिव हियर, सो आई टेक इट हियर एज माइनस m। सिमिलरली लूप 2 के लिए हम इक्वेशन लिखें दैट विल बी प्लस Vt। इस इंडक्टर के लिए दो वोल्टेजेस, माइनस L2/di2/dt सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, म्यूचुअल के कारण माइनस m di1/dt, लेकिन m को हमने नेगेटिव साइन के साथ लेना है बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेगेटिव, सो दिस इज इक्वल टू 0। वंस अगेन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इन तीन इक्वेशंस से जब हम I1 और I2 को एलिमिनेट करेंगे तो हमें इस कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिलेगा एज L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो यहां पर हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफरेंट। सो टू कंक्लूड, this is what we have learnt in this module. Self-inductance is defined as the ratio of total flux linkage produced by the current flowing in that inductor. Inductor को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं in terms of geometric parameters and the material used. EMF induced in the inductor is the first derivative of the total flux linkage
and it is also given by E is equal to L di by dt. Important expression है for determining the terminal characteristics of an inductor. इसके बाद हमने पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंसेस के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है m is equal to k root L1 into L2. Thereafter we read about dot convention कि किस तरह से हम सेंस ऑफ वाइंडिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें इन सिंबल्स. तो हमने देखा अगर दोनों इंडक्टर्स में सेम है करंट की डायरेक्शन, यानी कि डॉट टू इंडक्टर है दोनों में, या फिर दोनों में इंडक्टर टू डॉट है, तो हम m को पॉजिटिव लेंगे. अगर दोनों इंडक्टर्स में डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक में डॉट टू इंडक्टर है दूसरे में इंडक्टर टू डॉट है, या फिर एक में इंडक्टर टू डॉट है और दूसरे में डॉट टू इंडक्टर है, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेगेटिव लेंगे. दिस इज हाउ वी यूज द डॉट कन्वेंशन. फाइनली हमने इनके एग्जांपल्स देखे. सीरीज कनेक्शन हो और म्यूचुअल इंडक्टेंसेस पॉजिटिव हो तो L1 प्लस L2 प्लस 2M आता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस नेगेटिव हो तो वो L1 प्लस L2 माइनस 2M आता है. सिमिलरली हमने डिटरमाइन किया कि पैरेलल कनेक्शन हो और M की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं.